So hey, what's up guys? We are going to solve NTA 68th JEE mock test question paper. So the first question we have is very easy. The question is the kinetic energy of an electron having de Broglie wavelength is lambda. So we know the very basic formula that mv is equal to h by lambda. We all know this formula. This is the de Broglie wavelength formula. So if we square both the sides, we will get mv square, and right side will also get squared. तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है. तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पर 2m डिवाइड कर दें दोनों साइड तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये तीनों इक्वल हो गए हैं, है ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन. Now we'll move to the next question. So here it's our second question. तो इसमें अपन को बोला गया है, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं. Two particles of masses 2 kg and 3 kg are projected horizontally in opposite directions from the top of a tower of height 39.2 meter with velocities 5 meter per second and 10 meter per second respectively. The horizontal range of the center of mass of two particles. तो हमें बेसिकली हमें पहले ये देखो कि अपन को निकालना क्या है. तो अपन को यहाँ पे निकालना है रेंज. तो हमें पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है. अब अपन क्वेश्चन समझते हैं. एक हमारे पास टावर है जिससे कि हमारा एक पार्टिकल जो कि 3 kg का है उसे फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. दूसरा पार्टिकल जो कि 2 kg का है उसे फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है वेलोसिटी. बाकी सब तो हो जाएगा क्योंकि अपन को हॉरिजॉन्टल फेंका गया, मतलब अपना एंगल तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा और ग्रेविटी भी अपने पास कांस्टेंट है. तो अपन को सिर्फ यू की ज़रूरत है. तो अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है अपन को. तो अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2. बट यहाँ पर अपनी एक वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो हमारी एक वेलोसिटी जैसे कि मतलब अपना हो जाएगा 3 × 10 मतलब m1 प्लस v1 m1v1 माइनस m2v2 होगा क्योंकि हमारी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा है, माइनस हमारा 5 के साथ रख लो तो आपको बेटर समझ आएगा. और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2. तो यहाँ से अपने पास आएगा 4 मीटर पर सेकेंड. तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. अब हमें ये देखना है, समझाता हूँ मैं एक बार और अच्छे से. अपना टावर है, अब उसके पास एक वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में है जो कि सेंटर ऑफ वेलोसिटी है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब हमारा पॉजिटिव आया है तो ये 4 की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. और दूसरी वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी नहीं मतलब एक्सेलरेशन जो कि लग रहा है वो ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ. तो ये इसको नीचे खींचेगा, ये इसको बाजू खिसकाएगा. तो हमारा कुछ मोशन इस टाइप का होगा, राइट. तो अगर हम अपना मोशन को समझ चुके हैं तो हम बस ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी देर में ये वर्टिकल मोशन करेगा उतनी ही देर में इसका ये ओ वाला ओवरऑल मोशन होगा. तो हम अगर वर्टिकल मोशन बस कंसिडर करके हम टाइम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर ये हवा में था. तो वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन अपन s इज इक्वल टू u2 से निकाल सकते हैं. अब इस टावर की हाइट हमें पता हुआ है 39.2. तो s अपना फॉर्मूला लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो अब हमारे पास हो जाएगा ये 39.2 इज इक्वल टू u. तो हमारा 0 था, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं थी. तो अपने पास सिर्फ इज इक्वल टू हाफ
इंटू 9.8 क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है इंटू टी स्क्वायर। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो हमारा टाइम आता है, हमारा टाइम क्या आएगा, हमारा टाइम 9.2 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 4.9, 4.9 ही होगा ना, हाँ 4.9। तो ये हमारा आता है 8। तो हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हुआ, तो हमारा टाइम हो गया 2√2 सेकेंड्स। तो हमारे 2√2 सेकेंड्स के लिए पूरा मोशन चलेगा। तो अगर हम हमें रेंज निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, x मान लो इसको, तो हमें x निकालने के लिए हमें ये पता है कि x होगा अपना जितनी देर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इनटू टाइम, क्योंकि ये कितनी दूर जा रहा है, दूरी अपन किससे निकालेंगे, अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से निकालते हैं, और अपन को टाइम जो निकालना हो तो कितनी देर हवा में है हम वर्टिकल वेलोसिटी से निकालते हैं। तो अब हम हॉरिजॉन्टली वाला वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो 4v2 मतलब एस एक्स इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। तो हमारा 4 इंटू 2√2, तो हमारा आंसर होगा 8√2 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या आती है 3 kg का डायरेक्शन, तो हमारा आंसर हो गया बी अगेन। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन है। तो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ क्लोज सर्किट द करंट आई एट एन इंस्टेंट टाइम इज गिवन बाय I is equal to 4 minus 0.08 t. I should change the color of this. So I'll take it to be yellow. So 4 minus 0.08 t. The number of electrons flowing in the 50 second through the cross section of the conductor. अब अगर अपन 50 सेकेंड पर देखें तो अगर अपन यहाँ पे 50 की वैल्यू डालते हैं तो अपन को मिलता है I 0, I at 50 will come out to be 0। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अगर अपन अब मैंने ये कैसे सोचा कि अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते हैं ना। अपन को आई दिया है, अपन को पता है कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो अगर मैं डी टी को इधर ले जाता हूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो मैं वही सोच के इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं इसको अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, आई इज इक्वल टू 4 माइनस 0.0 wait a minute problem 0.08 t। अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे यहाँ इस पूरे को इंटीग्रेट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, यहाँ भी डी टी। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा आई टी इज इक्वल टू 4t माइनस 0.08 टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर है इसलिए डिवाइड में 2 भी आएगा। तो अब मैं यहाँ से टी टी और एक टी यहाँ से काट सकता हूँ, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बचती है वो आई इज इक्वल टू 4 माइनस 0.04 टी बचती है। अब जब मैं इसमें 50 सेकेंड्स डालता हूँ टी के वैल्यू में, तो ये पूरा 2 बन जाएगा। तो मेरे आई की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो भी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर में होते हैं 2 कूलम चार्ज और 1 कूलम में होता है
मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 2 कूलम्स में, तो मैं 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करूँगा, तो मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। तो 500 identical resistors, each of resistance are 1500 ओम के सारे रेजिस्टेंस हैं, टोटल 5 रेजिस्टेंस हैं और हर एक 1500 का है। और हमारी जो बैटरी है वो है 300 वोल्ट्स की। हमें इस पॉइंट पर ये एमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम पहले क्या करते हैं कि हम पूरे सर्किट में कितना करंट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब ये पूरे का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये सारे के सारे पैरेलल में है। तो पैरेलल का सम कैसे होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r so on 5 टाइम्स। तो हमारे पास टोटली क्या बनता है, r/5 इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट। तो हमारा r की वैल्यू है 1500/5, तो हमारा 300 ओम बचेगा। नाउ 300 ओम हमारा लगा है 300 वोल्ट की बैटरी से, तो हमारे पूरे रेजिस्टेंस में करंट क्या जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट। इजी है, राइट। आई इज वी इज इक्वल टू आई अगर हम लेकर निकाल सकते हो तो करंट आई इज इक्वल टू 1 जा रहा है। नाउ अब हमें पता है कि हमारा जो सर्किट है इससे यहाँ से टोटल जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 5 एम्पियर का। क्यों मैं 5 एम्पियर का बोल रहा हूँ, सॉरी जो टोटल करंट निकलेगा वो निकलेगा 1 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमारा है 1 एम्पियर, ये पूरा 1 एम्प यहाँ पे ये 1/5 इससे चला जाएगा, एक 1/5 पार्ट इससे चला जाएगा, एक 1/5 पार्ट इसमें जाएगा, एक 1/5 पार्ट इसमें जाएगा और एक 1/5 पार्ट इस वाले रेजिस्टेंस से जाएगा। सबसे 1/5 1/5 1/5 1/5 जाएगा। तो फिर ये वाला जो करंट है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस मानो, ये वाला जो करंट है ये ये वाला जो करंट है ये तो अपना ऐसा गया और ऐसा जाके वापस अपने रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। बट ये वाला भी ऐसा ही होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाके अपने बैटरी पे वापस आ जाएगा। बट थर्ड रेजिस्टेंस है ये आएगा ऐसा और अपने एमीटर से होता हुआ अपनी बैटरी की तरफ जाएगा। और वैसे ही केस इन तीनों के साथ होगा, तीनों के साथ। तो टोटल जो करंट यहाँ से आया, इससे आया, इससे आया, इससे आया, 3 आ रहे हैं, तो टोटल 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 अपने एमीटर से जाएगा। तो हमारे एमीटर से टोटल कितना करंट गया, 3 इंटू 1/5 और हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3/5। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर is measured to be 48 volts when connected to a 12 watt bulb. What is the peak value of the current? Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हमें पावर दी होती है तो हम पावर को लिख सकते हैं VI, और क्योंकि हमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि पैरेलल है या फिर सीरीज में है, तो हम कोई भी दूसरा फॉर्मूला इसका यूज़ नहीं करेंगे जो कि I²R और V²/R होता है, तो हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे हम वैल्यूज़ डालेंगे, P हमारा गिवन है हमको 12 और I हमारा गिवन है हमको 48, तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू आएगी 1/4 एम्पियर। तो हमारा I आ गया 1/4 एम्पियर। बट ये आई की पीक वैल्यू नहीं है, राइट, ये आरएमएस वैल्यू है। जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम हर चीज़ आरएमएस, ये भी आरएमएस था, ये भी आरएमएस था और ये भी आरएमएस ही था।
तो सारी वैल्यू जब आर एम एस थी तो ये हमारा आर एम एस ही है। तो अगर हमें पीक वैल्यू पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हम रूट टू मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें आर की आई की पीक वैल्यू मिलेगी, आई मैक्स बोल लो उसको। तो जैसे हम रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू अपॉन 4, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 10x I कैप, मतलब ये I कैप डायरेक्शन में एग्जिस्ट इन स्पेस वेयर x is measured in meter, considering the potential at 10, 20 meters to be zero, the potential at the origin is। तो देखिए मेरा क्वेश्चन करने का ढंग कुछ अलग होता है कि इजीली हम क्वेश्चंस कर पाए एट द लीस्ट टाइम। तो अगर अपन कंसिडर करें कि एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, नाउ इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा एक्स प्लेन है और ये हमारा वाई। तो एट 10, 20 मतलब कहीं यहाँ पे हमारी पोटेंशियल जीरो दिया हुआ है। अब हमारा पोटेंशियल होता क्या है, जब भी हम माइनस डी ई माइनस ई सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर लिखते हैं तो ये हमारा होता है पोटेंशियल, है ना, पता होगा इतना सबको। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे x है तो ये r की जगह x हो जाएगा तो dx हो जाएगा। तो जैसे हम x करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a की वैल्यू हटा के, तो हमें मिलता है 10x² 2, तो हो जाएगा 5x² इज इक्वल टू हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट 10, 20 पर हमारा पोटेंशियल ये हुआ। नाउ अब जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे हम 10 की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 10 है तो हम 10 रखेंगे तो हमें मिलता है 500। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट 10, 20। बट हमें क्या बोला हुआ है कि वहाँ पर जीरो है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन गलत है क्या? नहीं है, गलत नहीं है। इनने बस क्या किया है कि अगर आपका यहाँ पे मेरा -500 आ रहा है और इनका जीरो आ रहा है, तो मतलब इनने क्या किया, इनने +500 कर दिया है। +500 अपन जैसे ही करेंगे -500 +500 तो जीरो हो जाएगा। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन निकालेंगे ओरिजिन पे जहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है। अपन वहाँ पे जो भी अपना आंसर आएगा अपन उसमें से 500 ऐड कर देंगे तो अपना वही आंसर आ जाएगा। तो अगर अपन इसी वैल्यू में 10 की जगह अगर अपन 0 डाल देते तो हमारा v क्या मिलता, 0। बट अब हमें क्या करना है, 500 ऐड भी करना है। तो अगर इसे हम 500 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 500। देखिए अब अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें मैं इस कोई भी क्वेश्चन हो मैं सारी ट्रिक्स अपनी पर्सनल लगाता हूँ जो कि मैंने खुद पढ़ के एनालाइज की हैं, जो कि हमेशा लगती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक से करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या होना है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। A non-conducting ring having a uniform charge density lambda। तो अपन पहले एक रिंग बना लेते हैं। ओहो, अपन एक रिंग, उनके पास एक रिंग है जिसमें लैम्डा अपन को बताया हुआ है, और अपन को दिया हुआ है लैम्डा इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The magnetic field at its center is। now हमें ये पता है कि कोई भी रिंग हो अगर उसमें करंट बह रहा है तो हम उसमें से मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन क्या लिख सकते हैं कोई भी रिंग में। तो हमारे पास होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, जितने में पूरी रिंग है तो हमारे 360 डिग्री में, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ
मतलब अपने ओरिजिन पे, या कह लो अपनी रिंग की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हमें पता है कि इसी को कुछ मॉडिफाई करके इनने अपन को ऑप्शंस दे दिए हैं। सारे ऑप्शंस इसी का एक दूसरा रूप है और कुछ नहीं। तो हमें बस इतना देखना है कि कौन सा रूप बेटर रूप है, मतलब कौन सा रूप इसका लेगा। तो हम इसे ये समझ गए कि सारे ऑप्शंस में म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट तो है ही, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। बस हमें दिक्कत है अपने आई और आर से। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा आई है और जो हमारा अपॉन आर है वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा ओमेगा के। ये मैंने कैसे कह दिया, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस में लैम्डा ओमेगा लैम्डा ओमेगा लैम्डा ओमेगा लैम्डा ओमेगा सारे के सारे ऑप्शंस में न्यूमरेटर में ही है। तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं ये कह सकता हूँ, तो हमें बस पता करना है कि हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। जैसे हमने यहाँ से आई आई यू नॉट आई बाय ओमेगा आर है, तो यहाँ पे टू भी था, ठीक है। तो म्यू नॉट अपना यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो हमें सिर्फ देखना है आई बाय टू आर को हम ऐसा क्या लिख दें जो कि इन ऑप्शंस में से मैच कर जाए। तो मैंने किया, तो जैसे ही मैं इसको ये लिखा, इसको मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो जब मैं लैम्डा को लिखता हूँ, लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ लैम्डा को, लैम्डा मेरा क्या है क्यू बाय टू पाई आर, क्योंकि मेरी पूरी रिंग के सरकमफेरेंस पे वो डिवाइडेड है। और ये मेरा हो जाएगा वी बाय आर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है मेरा हाँ आर नीचे आएगा, सॉरी। तो ये पी टू पाई आर एंड no wait a minute, I think I have messed up something। तो रिंग पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जो भी चार्ज, हम कैसे लिख सकते हैं क्यू बाय टू पाई आर। और हम अपने ओमेगा को भी कैसे लिख सकते हैं, हम अपने ओमेगा को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हमारा ओमेगा हो जाएगा क्या v बाय आर, है ना। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें बस कंपेयर करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आई था तो हम इसको भी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू टी। तो क्यू लिख लिया, इंटू टी को मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन आर बाय वी, और जो टू आर पहले से ही था, तो ये तो कट जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे बचा क्यू बाई वी, है ना। तो यहाँ पे भी आर बाय वी आएगा, सॉरी ये जो है अपना ये है आर बाय वी। तो यहाँ से भी अपना आर आर कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ भी क्यू बाई वी बचा, अपने पास यहाँ भी क्यू बाई वी बचा, यहाँ पे भी टू बचा, यहाँ पे भी टू बचा। फर्क किसका आ रहा है, सिर्फ ये पाई, मतलब हमें कुछ भी करके पाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पाई हमें चाहिए था, पाई हमारा यहाँ पे है। आई होप आपको समझ आया। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। एन एलिवेटर ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अ रोप। तो उसका आंसर हम बनाते हुए जाते हैं, ये है अपना एलिवेटर ऑफ मास m which is connected to a rope which pulls the elevator up with a maximum acceleration of a। ओके, तो रोप इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो खींच सकती है वो a if the maximum variable tension in the rope is t। तो t है अपना मैक्सिमम टेंशन। देन फॉर द सेफ जर्नी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द रोप, मतलब इसका अपन को डायमीटर निकालना है। तो इसका डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपन बेसिक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि होती है अपनी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम
g प्लस ए। नाउ अपन टी को कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज टेंशन? टेंशन की बेसिक डेफिनेशन ही होती है फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि हमें डायमीटर रेडियस को रिलेट करना था टेंशन से, तो हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला बचता है ना। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम टेंशन को ऐसे भी रिलेट कर सकते थे, टी बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। तो भाई अपने पास ना डेल्टा एल है ना अपने पास एल है ना। तो ये वाला चीज़ सोचना भी मत। हाँ, दिमाग में आई थी, मेरे भी दिमाग में आई थी और हो सकता है बहुतों के दिमाग में आए, बट दिस इज नॉट गोना वर्क। तो जब तुम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दोगे तो अपना अपन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर हो जाएगा अपना है अपॉन पाई। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो जब आप फोर्स की वैल्यू डाल दोगे इसमें, अब जो कि अपना फोर्स क्या हो जाएगा, आर घर ले आएंगे तो अपने पास हो जाएगा एम जी प्लस ए इज इक्वल अपॉन पाई टी। जो कि अपना रेडियस का स्क्वायर, जैसे अपन अंडर रूट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू ये आ जाएगी ना। अपन को चाहिए क्या? डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4n। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। So this is our ninth question, and here it is given to us: the atomic masses of hydrogen and helium are 2.0141 and so taking the velocity of the light is valued to be 2.998 into 10 to the power 8. Calculate the amount of energy liberated to most। जब भी अपन कोई एनर्जी लिबरेटेड वाली चीज आती है, जब भी कोई दो चीजों का माइनस माइनस करके, तो अपन के पास सिंपल अपना चैप्टर में था न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन वाले में कि अपन को हायर मास में से लोअर मास घटा के अपन को 931 इंटू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है। तो अब मैं ये सब 10 की पावर वाली चीज़ें नहीं लूँगा, मैं सिर्फ जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो अपन को एक बोला गया कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2H1 ने बनाया है अपना हीलियम। ओके, सो इसका रिएक्शन जो भी है ऐसा है। एंड और जब अपन इसका मास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2.0141 माइनस 4 इंटू 0026। इसमें से आप 931.5 मल्टीप्लाई कर देना और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो और अपन को सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जूल्स में, तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल्स में। तो उसके लिए अपन को इसे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 1.6। मैं 10 की पावर में नहीं जा रहा क्योंकि सारे ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट ही डिफरेंट है, तो 10 की पावर में जाके कोई मतलब है नहीं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि अपने 1.6 के मल्टीप्लाई किया था, ज़्यादातर लोग यही भूल गए होंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना था। ओके, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। The position and velocity of a particle executing simple harmonic motion at time t is equal to 0 are given by 3 centimeter and 8 centimeter per second, respectively. If the angular frequency of the particle is 2 radian per second, then the amplitude of the oscillation is। तो हमें पता है कि v is equal to ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस
x का स्क्वायर, दिस इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला है ना। इससे हम वेलोसिटी निकालते हैं, बट इससे हम इस बार एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 8, हमारा ओमेगा इज 2, हमारा एम्पलीट्यूड जो कि हमें निकालना है, और हमारा x जो कि हमें है गिवन है 3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये कट पिट के यहाँ पे 4 होगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारे a की वैल्यू हो जाएगी 5, ये होगा हमारा एम्पलीट्यूड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। So hey, this is our question number 11th. So let's read it out. Silver has a work function of 4.7 when ultraviolet light of wavelength 100 nanometer is incident on the potential of 7.7 is required to stop the photoelectrons from reaching the collector plate. The potential required to stop the photoelectrons when the light of wavelength 200 nanometer is incident on it. मतलब अपन इसका बोला क्या गया है कि अपन के पास एक सिल्वर जिसका वर्क फंक्शन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अपन जब इसमें 100 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं ना, तो अपन को 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सटर्नली लगाना पड़ता है ताकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल के ना भागें। तो मतलब बेसिकली बोल क्या रहा है कि जब अपन 100 नैनोमीटर की लाइट फेंकते हैं सिल्वर की तरफ, डालते हैं सिल्वर की तरफ, तो उसका जो वर्क फंक्शन होता है वो तुम्हें पता है कि 4.7 होता है, लेकिन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो 7.7 वोल्ट के बराबर ही होगी, क्योंकि तभी उसको कंट्रोल करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अपन को लगानी पड़ रही है, जो कि 7.7 वोल्ट की लगानी पड़ रही है। तो उसको अपन और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपन बस ये समझ लो कि 7.7 जो है अपना वो अपना काइनेटिक एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी की ही एनर्जी समझ लो, काइनेटिक एनर्जी ही है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रॉन्स व्हेन द लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। तो क्या हो रहा है कि जैसे 100 नैनोमीटर था, तो जब अपन 100 नैनोमीटर को अपन क्या करते हैं सबसे पहले कि 12400 में से जब अपन अपनी दी हुई वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में डाल के डिवाइड करते हैं तो अपन के पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। वैसे ही जब अपन यहाँ डालते तो अपने पास क्या आ जाता, ये आ जाता 12.4 आता। तो जब अपन 12.4 अपनी जो अपन लगाया है, तो अपन ने इसको 12.4 दिया है, वो किस में जाता, सबसे पहले तो वर्क फंक्शन में जाता, सेकेंडली वो जाता काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन के पास यहाँ से क्या आ जाता 7.7 जो कि अपन को गिवन है। तो ये तो मैं भी समझा रहा था, आपको करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। तो अपन को एक्चुअली अब करना क्या है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे। तो अपने पास 12,400 था, अपन इसमें डिवाइड अब क्या करेंगे, अपन को 200 न्यूटन मीटर का निकालना, तो अपन इसमें 2000 डिवाइड करेंगे क्योंकि अपन एंगस्ट्रॉम में डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6.2, ये आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ अब अपन इतनी दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपना वर्क फंक्शन के लिए जाएगी, फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी आ जाएगी, 1.5 वोल्ट्स। तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1.5 वोल्ट्स। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 12, टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स carry linear charge densities plus lambda minus lambda respectively as shown in the figure.
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए जो है अपने ही वायर से स्मॉल ए की डिस्टेंस से दूर है और जो बी है उसके बीच में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अपन को ये पता है कि इनफाइनाइट वायर से 2k लैम्डा बाय एक्स लिखते हैं अपन इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखना चाहते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं। ना अपन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा गया है, अपन से पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अपन से पूछा गया है तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो अपन इसमें माइनस भी लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो ये हो जाएगा अपना जो इसका फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा 2k लैम्डा ln x इन माइनस। नाउ आप अपने पास इशू है वो ये है कि वैल्यूज कैसे डालेंगे अपन, राइट। सो अपन पहले ए पे निकालते हैं। तो ये है अपना वी एट ए। तो अपन ए के लिए निकालना चाहेंगे तो अपन पहले प्लस लैम्डा के थ्रू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए अपन ए से निकाल रहे हैं फिलहाल, है ना। तो अपन मतलब इस वाले बार से अपन निकाल रहे हैं अभी पूरा का पूरा जो भी अपना करेगा। तो ए से अपन इंटीग्रेट करेंगे डी माइनस बी तक, क्योंकि अपन को ए और बी के बीच में निकालना है, कैपिटल और कैपिटल बी के बीच में। तो कैपिटल ए का जो डिस्टेंस है फर्स्ट वायर से वो है स्मॉल ए, और कैपिटल बी का जो डिस्टेंस है फर्स्ट वायर से वो है डी माइनस बी। तो ये हो गया अपना ए से। और ऐसे अपन बी से निकाल लेंगे जो कि अपना हो जाएगा -2 के लैम्डा ln x। ये अब अपना हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो लैम्डा जो है यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अपन जब यहाँ से वैल्यूज डालेंगे तो अपन निकालेंगे b से लेके d माइनस ए तक। फिर अपन कर देंगे बी ए माइनस वी बी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपन वी बी माइनस वी ए भी कर सकते हैं, ए और बी के विषय में निकालना है तो वी बी माइनस वी ए। तो अपने पास 2 के लैम्डा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहले वी बी है तो अपने पास आ जाएगा ln डी माइनस ए अपॉन बी, और माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो प्लस ln ऑफ डी माइनस बी अपॉन ए। तो अपने पास जो अपना फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि अपना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डी माइनस इंटू डी माइनस बी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ए भी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है म्यू। फर्स्ट I should read the question for you. A prism is made up of material of refractive index √2. The angle of prism is A if the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism. Angle, the value of A पूछी गई है। तो अपन को पता है कि म्यू इज इक्वल टू अपना क्या होता है, साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। ना अपना ये तो अपना A ही हो जाएगा क्योंकि अपन को गिवन है डेल मिनिमम इज इक्वल टू A है। तो अपने पास क्या बनता है, म्यू इज इक्वल टू साइन A
अपॉन साइन ए बाई टू। तो अपन साइन को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अपने पास ये बचता है 2 कॉस ए बाई टू और म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है जो कि है √2। तो अपन के पास यहाँ से क्या आ जाता है कि कॉस ए बाई टू की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो ए बाई टू की वैल्यू क्या होगी 45, तो ए की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें बोला गया है अ बैलेंस डांसर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स own vertical axis on a smooth horizontal floor with a time period 0.5 seconds. The dancer folds himself close to his axis of rotation due to which his radius of gyration decreases by 20%. Then his new time period is. तो अपन को बोला क्या गया है कि एक अपना बैलेट डांसर है जो कि किसी सर्कल में अपना इस पॉइंट के अक्रॉस परपेंडिकुलर जिस पॉइंट से जो अपना वर्टिकल एक्सिस निकलेगा उसके अक्रॉस को एक एस्टेम कर रहा है। कंसिडरिंग फर्स्ट टू बी एट दिस पॉइंट, मान लो R1, कुछ देर बाद वो आता है यहाँ पे R2 पे। तो अब क्या हो रहा है कि उसका रेडियस डायरेक्शन घट रहा है। तो ऐसा कभी भी कुछ होता है तो अपने पास क्या होता है, अपन कर लेते हैं एंगुलर अपन कर लेते हैं अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो अपना एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। नाउ अब अपने पास इशू क्या हो रहा है, कुछ इशू नहीं हो रहा है, ऐसी आदत है मेरी बोलने की। सो अपना जो I1 है वो अपने पास क्या है, m k1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू m k2 स्क्वायर ओमेगा 2। ना अब अपन mm का अपना कट जाएगा क्योंकि बंदे का मास तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो अपने पास जो ओमेगा 1 है वो अपन लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाय t1। तो अपने पास क्या हो जाएगा k1 स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय t1 दैट इज 0.5 इज इक्वल टू k2 स्क्वायर। k2 स्क्वायर अपन कैसे 20% डिक्रीज हो गया, k1 में से तुम 20% डिक्रीज कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 20% क्या हो जाएगा 0.2 के, तो बचेगा 0.8 के। तो ये हो जाएगा 0.8 के टू square and time period will be 2 pi by t2। तो अपने पास रिलेशन है किसमें, सॉरी ये k1 हो जाएगा राइट, k1 क्योंकि अपन ने k2 को k1 में कन्वर्ट करके लिखा है तो अपना ये और ये कट जाएगा। तो अब अपने पास t2 की वैल्यू आ जाएगी दैट कम आउट टू बी 0.32 सेकेंड्स। कन्वर्ट करके देख लीजिएगा यही आएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें अपन को दिया हुआ है कि change of emitter current is 8 milliampere and change of collector current is 7.9। तो अपन अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अपन को ये पता है कि अल्फा जो होता है अपना वो होता है आई सी अपॉन आई डेल्टा आई सी अपॉन आई डेल्टा आई ई। तो इसकी जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो यह अपने पास क्या आ जाएगा 7.9 अपॉन 8। तो दिस विल बी नियरली 0.99। अब अपने को ये भी इक्वेशन पता है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, बहुत बेसिक इक्वेशन है। तो अपन क्या करेंगे कि आई सी को अपन आई ई के टर्म्स में लिख देंगे राइट। तो
0.99 ई, 0.99 डेल्टा आई ई आई ई माइनस कर देंगे आई ई में से, मतलब ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा आई सी है, ये हो जाएगा अपना आई बी के इक्वल, तो 0.001। तो फिर अपन यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, बीटा क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेशन में पार्ट मेरा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इसी क्वेश्चन पर मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है, तो आई होप ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। बाकी देख लीजिएगा कि ऑप्शन है कैलकुलेशन करके, बस अपने को ये इक्वेशन याद रखनी है अल्फा की, और ये हो गई अपनी बीटा की। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को यूज़ करके, और ज़रूरत पड़ी तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आपका सोल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें अपन को बोला गया है कि अ सॉलिड इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इफ for two different temperatures T1 and T2 the fractions of the volume of the solid submerged in the liquid are F1 and F2 respectively. Then the coefficient of volume of expansion of the liquid is assume the expansion of the solid is negligible. तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो अपना लिक्विड का तो एक्सपेंशन होगी, क्योंकि इसमें सॉलिड का तो मना कर दी कि नेग्लिजिबल है, तो अपन सिर्फ लिक्विड का मानेंगे। तो अगर अपन लिक्विड का मान रहे हैं तो जो अपना होता है सबमर्ज वॉल्यूम, वो होता है अपना v इज इक्वल टू, सॉरी F1 हो जाएगा अपना क्या, टोटल वॉल्यूम अपन मान लेते हैं कि v है, और 1 प्लस गामा टी, गामा क्या होता है 3 अल्फा के बराबर, खैर उसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे तो उसको लिखेंगे नहीं। और ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी F2, मतलब यहाँ पर नोट यूज के टेम्परेचर T1 में F1 है तो इसलिए टेम्परेचर T1 किया है, और ऐसी सेम इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब अपन इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपना ये वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब अपन दोनों को ओपन कर सकते हैं, मैं इसको टॉप लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ और इसको टॉप राइट साइड। तो इक्वेशन अपनी बनेगी F1 प्लस गामा F1 T2 इज इक्वल टू F2 प्लस गामा F2 T1। अब अपन को निकालना, अपन को गामा था तो अपन क्या करेंगे कि F1 माइनस F2 इसको उधर ले आएंगे, F1 माइनस F2 अपॉन, क्योंकि ये उधर जाएगा तो अपने पास बचेगा गामा कॉमन निकलेगा, तो ये जाएगा अपना F2 T1 माइनस F1 T2। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अपना ये वाला, सॉरी ए ऑप्शन, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है। हाँ, तो यह है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें अपन को दिया हुआ है कि अपन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज गिवन बाय 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, uv are the object representing the distance of object and image from the pole respectively। तो अपन को मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है, जब भी मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, अपन लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में लाते हैं सब कुछ। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि 1 बाय f इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन u v। अब f अपने पास क्या हो जाएगा, u v अपॉन u प्लस v। अब जब अपन इसका डेल्टा लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाता है, डी है, मतलब डेल्टा है अपॉन एफ इज इक्वल टू, जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं वो एक के बाद एक आ जाती हैं, डेल्टा यू अपॉन यू प्लस डेल्टा वी अपॉन वी।
अगर डिवीजन में है तो इसको आना नेगेटिव में चाहिए, लेकिन अपन को पूछा अगर मैक्सिमम है तो अपन इसको भी पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ डेल्टा यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी। तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि दो पोलराइज रखे हुए हैं ए और बी। तो जब अपनी लाइट आती है ए से पास हो जाती है, तब जो ए से पास होने के बाद जो लाइट निकली है वो आई नॉट है। तो ये बस मेन पॉइंट था कि इनिशियल लाइट अपनी आई नॉट नहीं है, ए से पास होने के बाद आई नॉट बन जाती है। तो जैसे आई नॉट बनी तो उसके बाद बी पर पास होने के लिए अपने पास मैलिस लॉ होता है, जो कि कहता है कि जब सेकेंड टाइम जब लाइट आपकी पोलराइज लाइट जब पास होती है तो वो आई कॉस स्क्वायर थीटा से निकाली जाती है। जब पास हो गई है तो अपन आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो भी अपना पहले से था, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो 30 डिग्री का एंगल था, तो अपने पास ये हो जाएगा 3/4 3/4 I naught, which turns out to be our option A. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसमें अपन को दिया हुआ है कि दो स्टैंडिंग वेव्स हैं, उनकी इक्वेशन दी है y1 प्लस y1 और y2। अपन को बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा x इक्वल टू 0.5 पे। तो जब भी अपन को y1 y2 दिया मैक्सिमम पूछे तो हम क्या करते हैं y1 प्लस y2, और जब अपन y1 प्लस y2 करेंगे तो अपन का 0.05 कॉमन आ जाएगा। अपना एडिशन बचेगा साइन ए प्लस साइन बी का। साइन प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। तो अपन ए प्लस बी बाई 2 करेंगे तो अपने पास बचेगा 3/t कॉस ए माइनस बी। तो अपन कॉस ए माइनस बी करेंगे तो अपने पास बचेगा ये। फिर फर्दर सॉल्व करने पर अपने पास ये 0.1 हो जाएगा साइन 3/t इंटू कॉस 2x। अब अपन को ये बताना है कि मैक्सिमम क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब मैक्सिमम होगा तो ये 1 होगा, क्योंकि है तो आखिर ये कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल है, तो क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है तो पूरा का पूरा वेरिएबल हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। cos 2x जो है अपने पास, इसको अपन x इक्वल टू हाफ में निकालना था, तो ये अपने पास हो जाएगा cos 1। तो अपने पास जो फाइनल बच रहा है वो है 0.1 इंटू कॉस 1। अब 1 है तो अपन को इसको कुछ भी करके डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अपन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं cos 180 बाय पाई इंटू 1, वैसे अपन कन्वर्ट कर लिया अपन ने। नाउ क्योंकि पाई रेडियंस में था, ये 1 रेडियन था तो अपन ने इसमें कर लिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 इंटू कॉस 57.3 57.3 की वैल्यू अपन को दी हुई है, दैट इज 0.54। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.54 आ जाएगा मीटर्स में, एंड इन सेंटीमीटर्स सॉरी 0.54 आएगा 0.54। तो अपना फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 28। उसमें अपन को दिया गया दो आदमी हैं जिनका वेट अपन को रेशियो में दिया हुआ है 4:3, एंड स्टेयर केस जिस टाइम में कवर कर रहे हैं उस टाइम का रेशियो दिया हुआ है 12:11। तो अपन को पावर का रेशियो बताना है, तो अपन सबसे पहले वेट का रेशियो लिख लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि इसका वेट है 4x आर मेन 1 का, और सेकंड मेन का है 3x। और वैसे ही अपना जो टाइम है
मेन 1 के लिए वो होगा 12y और टाइम 2 होगा दूसरे आदमी के लिए वो होगा 11y। नाउ जो अपन इसका पावर निकालते हैं तो पावर क्या होती है? पावर इज बेसिकली वर्क डन अपॉन टाइम एंड वर्क डन क्या होगा? वेट इनटू ये वर्क नहीं ओके वर्क अपॉन टाइम होता है लेकिन ये वेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डब्ल्यू को तो वेट इनटू अपना जो टाइम है अपॉन सॉरी वेट इनटू अपना हाइट जो भी अपनी हाइट होगी स्टेयरकेस की वो और अपना टाइम डिवाइडेड होएगा ये हो जाएगा अपना पावर ऑफ फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्या हो जाएगा W2 इंटू एच अपॉन D2 सिमिलरली एज द प्रीवियस वन क्योंकि वेट इंटू हाइट इज इक्वल टू मतलब NGH होता है वर्क NGH होता है तो वेट इंटू हाइट अपॉन टाइम। अब अपन को रेशियो चाहिए है तो अपने पास P1 बाई P2 अपन निकाल सकते हैं दैट विल बी बेसिकली W1 T2 अपॉन W2 T1। अब अपन के पास वैल्यूज तो ही तो W1 बाई W2 था अपना 4/3 और T2 बाई T1 हो जाएगा अपना 11 बाय तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कटेगा तो अपन को मिलेगा 11/9 दैट इज ऑप्शन डी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें अपन को दिया गया है कि 5 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं Q इज इक्वल टू 10 नैनो कूलम के और वो लोकेटेड है 2 4 5 10 20 पे। तो एज्यूमिंग कि चार्ज पॉजिटिव ही दिया हुआ तो एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है बट जो फर्स्ट चार्ज है जो कि x इज इक्वल टू 2 पे है तो जो वो लगाएगा पोटेंशियल दैट विल बी KQ बाय 2। ऐसे ही सब ऐड होते जाएंगे KQ बाय 4 सिमिलरली सब ऐड होंगे टिल KQ बाय 20 तक तो ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल। तो जब अपन वैल्यूज डालेंगे तो अपन K को अपन कॉमन ले सकते हैं तो वो अपने पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 जो कि अपना नैनो कूलम में है तो 10⁻⁹ लिखना पड़ेगा एंड अब अपना ब्रैकेट में आएंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20 तो ये होगा अपना अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट मी कैलकुलेट तो अपना 1/एप्सिलॉन नॉट कुछ पुट करके तो साइन I'm just bothered that if this epsilon naught value is the normal one or the if we take it to the normal one let me calculate it. I'll use calculator for this because it's complex. K की वैल्यू को अपन वैसे 9 to 10 to the power 9 10 to the power 9 भी लेते हैं लेकिन मुझे ये डाउट हो रहा है कि epsilon naught की वैल्यू यहाँ पे जनरल वाली है कि नहीं तो it's considered to be general one so if we calculate 9 into 10 to the power 9 into 10 into 0.5 plus 0.25 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.05 into 98 तो दिस विल बी अराउंड 99 आ रहा है। तो अगर मैंने ये कंसिडर करके लिया है कि जनरल वैल्यू अगर नहीं है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं वरना आंसर तो इसका 99 ही होना चाहिए।
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है कि अपने एक जो स्टेशन है ए और दूसरा स्टेशन है बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर का। अब यहाँ से जो ट्रेन शुरू होती है वो बी की तरफ जाती है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, दिस टुवर्ड्स ए एट 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब इसमें पूछा गया है ये सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, ये सुबह 8 बजे। और उसमें पूछा गया है कि ये कितने बजे मिलेंगे, मतलब कितने देर बाद शुरू होने के बाद ही मिलेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि 7 के एक्स आवर्स बाद, मतलब 7 बजने के एक्स आवर्स बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो 7 के एक्स आवर्स तक ट्रेन जो ए से बी की तरफ जा रही थी, मतलब ये वाली ट्रेन कितनी देर चली होगी, एक्स आवर्स, क्योंकि 7 बजे से एक्स आवर्स चली रही थी। तो 20x प्लस सेकेंड ट्रेन है वो कब से चल रही है, वो 7 से x-1 आवर्स चल रही है, मतलब वो 1 घंटा से कम मिला है पहली वाली ट्रेन से, क्योंकि वो 8 बजे शुरू हुई थी ना, 1 घंटे बाद शुरू हुई तो उसको 1 घंटा कम मिलेगा। तो अपन लिखेंगे 25 इंटू x-1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो इन दोनों को मिला के कवर करना होगा वो 110, क्योंकि दोनों कम मिलेंगे जब एक दूसरों का डिस्टेंस मिला के ना 110 किलोमीटर कवर अप कर चुके होंगे तभी तो मिलेंगे। तो अब जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 25 ऐड हो जाएगा इधर आके, तो ये टोटल अपना राइट हैंड साइड बन जाएगा क्या 135 एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 45x। तो जो अपनी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3, मतलब 7 बजने के 3 घंटे बाद ये 3 आवर्स चलेगी। और अगर 8 से पूछेगा तो 2 आवर्स, क्योंकि 8 बजने के 2 घंटे बाद मिलेंगे। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है कि द रेट्स ऑफ, मतलब दो अपने स्किन पैचेस हैं, एक बंदे के स्किन में पैचेस हैं, दोनों सेम रेडियस के हैं, वो दोनों हीट रेडिएट कर रहे हैं, और उन दोनों की जो हीट का एमिशन है वो 2% से डिफर करता है। तो जो लोअर टेम्परेचर पे है वो है 300 केल्विन, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला होगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा 300 केल्विन से। तो दोनों की एमिसिविटी सेम है, बाकी सब सेम है। तो अपन के पास एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर्स में, वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4। नाउ यहाँ पे तो ये सब कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। ये बोल सकते हैं डिवाइड कर दिया, मतलब इसको E1 मान के और E2 मान के दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो उसको अच्छा ऐसे ऐसे हम नहीं करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं अपन, इसको अपन मान सकते हैं कि E is proportional to T की पावर 4। नाउ व्हेन वी विल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा डेल ई अपॉन ई इज इक्वल टू के टाइम्स 4 डेल टी अपॉन टी। मैंने के इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाया है, इसलिए 4 तो आएगी क्योंकि 4 सामने आ जाता है पावर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने में। तो ऐसा किया है, और फिर अगर अपन दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये साइड 100 से एंड ये साइड 100 से, ना अपन को पता है कि ये अपन को गिवन है, क्या है ये 2 है ये, तो 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी के नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ के नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि अपन कांस्टेंट अपन मतलब नहीं मानेंगे। तो 2 इज इक्वल टू 4 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो अपना इसका परसेंटेज क्या आ गया, हाफ, मतलब दोनों के बीच में 0.5% का फर्क
आएगा। तो 0.5 इज इक्वल इंटू टी भी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा तो क्या होगा 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा टी की वैल्यू अपने पास 1.5 आ गई। मतलब लोअर टेम्परेचर से 1.5 ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा 301.5 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में अपना बोला गया है कि जो कार्नोट इंजन है वो उसका जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 350 केल्विन का है और इसमें एफिशिएंसी है 50% की। नाउ अपन को अपन चाहते हैं कि अपन इसकी एफिशिएंसी बढ़ा के 60% पे ले आए। तो अपन को इसके हायर टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इंटू 100 इज इक्वल टू 1 - -T2/T1। अपन लिखते हैं इसके एफिशिएंसी को। तो जब अपन को पता है कि T1 हायर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में होता है, तो पहले ये n इंटू 100 1 - T2 अपॉन 350, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है। इसमें अपन को ये गिवन है जो कि है 50, राइट। एक्चुअली 0.5 होगा क्योंकि परसेंट में नहीं होता है, तो 50% नहीं होगा, ये 0.5 होगा। 50% क्या जाता है 0.5, 50 अपॉन 100 0.5। तो इसको अपन यहाँ से T2 के वैल्यू निकालेंगे तो अपन को मिल जाएगा 175। ये अपनी T2 की वैल्यू है व्हेन इट इज गिविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। लेकिन अपन को क्या ले जाना है 60% में। 60% क्या हो जाएगा 0.6 1 - T2 डैश अपॉन 350। मतलब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी T2 की वैल्यू आ जाएगी 140 केल्विन, राइट। तो 140 केल्विन विल बी आवर आंसर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन NTA 68 जेई मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस का। तो इसमें अपन को क्या दिया हुआ है कि एक कंटेनर है, उसमें एक पिस्टन लगी हुई है, उस पर आपने वेट डाल दिया 30 kg का, और उसमें नीचे एक लिक्विड भरा हुआ है अंदर 75 सेंटीमीटर की हाइट तक, और नीचे एक होल भी है जहाँ से आपका वाटर बाहर निकल रहा है, और उस वाटर का जो वेलोसिटी एरिया है वो अपन को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपन को वेलोसिटी पता करनी है। और यहाँ पे जो एरिया था पिस्टन का वो क्या था 0.5 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का खास ख्याल रखेंगे। और अपन को जो रो दिया हुआ है वो है 1200 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो अपन इस टाइप के कोई भी सवाल हो तो अपने पास सबसे अच्छा सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला होता है ए बी को कंजर्व कराना। तो यहाँ पे अपने पास स्टार्टिंग में 0.5 है, तो अपन इसको क्या करते हैं अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं कि मीटर में कर रहे हैं, मीटर में कर देते हैं सॉरी। तो 0.5 इंटू वेलोसिटी जिससे वो नीचे हो रहा है वो अभी हमें नहीं पता, और छोटे वाले की वेलोसिटी अपन को 100 इंटू 100 डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10⁻⁻⁴ इंटू स्मॉल वी। ठीक है, तो अब अपन इसमें बर्नौलीज़ थ्योरम भी लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम होगी, तो बर्नौलीज़ थ्योरम हम इसके बॉटम के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। तो हमारी पिस्टन के लिए जो होगी वो हमारा होगा P0 प्लस ρgh प्लस हाफ ρv स्क्वायर
कंजर्व कराते हैं। ये होती है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी एच है हमारा 0.75 प्लस 600 क्योंकि रो बाई 2 600 हो जाएगा, और वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि हमें नहीं पता है, कैपिटल वी है पे, एंड इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि जो अपना होल है छोटा सा वहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम सबको अच्छा रखता है ना। रो जी एच, रो इसका भी वही होगा, सॉरी रो जी एच तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आएगी ही नहीं क्योंकि एच जीरो है यहाँ पे, तो सिर्फ हाफ रो स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पे अगेन 600 इंटू स्मॉल बी स्क्वायर। नाउ पी नॉट कैंसिल each other, एंड ये वाली जो टर्म है 75 120 इंटू 75 प्लस 600। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, what is the initial formula, हमें स्मॉल बी निकालना है, तो हम कैपिटल बी को स्मॉल बी के टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ से कैपिटल बी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -4 स्मॉल बी है, और वो जाएगा अपना 0.5 का स्क्वायर टू बी स्मॉल बी। कैंसिल तो नहीं होगा, सॉरी कैंसिल मैंने गलत कर दिया है, कैंसिल नहीं होगा वो। तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनती हुई दिख रही है, 600 स्मॉल बी स्क्वायर। नाउ जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें स्मॉल बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो सॉल्व करके मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर बट यू शुडंट। 9000 प्लस 600 into 4 9000 plus 600 to 4 into 10 to the power -4 हो जाएगा, तो 4 0.24 होगा। 9000.40 वी स्क्वायर माइनस अपन करेंगे इसमें से 600 वी स्क्वायर, तो देख लीजिएगा जो भी आंसर है स्मॉल वी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, है ना। एक्चुअली ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी निगलेक्ट हो जानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। तो फिर उस हिसाब से देखें अपन तो 120 इंटू 75 upon 120 upon 600 that will come out to be 15 15 आंसर होना चाहिए। ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, 0.24 आ रहा है, तो 0.24 आप यहाँ पे जाके 600 में से माइनस करेंगे तो फिर मतलब उसका है नहीं।